तो ऐसे ऐसे करके जाएगा, यानी जिधर गति कर रहा है उधर कण का कंपन हो रहा है। लेकिन कभी लहर देखिएगा, लहर ऊपर नीचे ऊपर, जो ट्रिक में हम लोग यदि ऊपर जाते हैं ना, ऊपर जाते हैं तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। और आप लोग पढ़े हैं सूत्र E बराबर का तरंग अनुप्रस्थ नहीं हो उसको हम लोग ध्रुवित नहीं कर सकते हैं, और आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे। तो स्वागत है मेरे दोस्त आप लोगों का आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में, जहां पर आप लोग चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है तरंग प्रकाश की फिजिक्स का, उसका आप लोग ऑब्जेक्टिव सीखेंगे। जो लोग भी शुरुआत से क्लास करते आए हैं उनको ये बखूबी पता है कि हम आपको एक टाइप के ऑब्जेक्टिव से कैसे बोर्ड एग्जाम में अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछता है वो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग अपने साथ वो छोटे छोटे कंसेप्ट को लिखते हुए चलेंगे तो एग्जाम में सबसे ज्यादा हेल्प होगा आपको, और एक एग्जाम में आपका अलग लेवल होगा। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है। पतले फिल्म में देखिए कभी भी रंग या रंगीन शब्द आता है तो याद रखिएगा उसका जो वजह होता है वो प्रकाश का व्यतिकरण होता है। बोले कि आप किस आधार पर बोल रहे हैं प्रकाश का व्यतिकरण। देखिए प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है कि जब एक ही कला संबद्ध स्रोत से, मान लीजिए प्रकाश का स्रोत एक ही है लेकिन उसके भिन्न बिंदु हो गया तो ये हम लोगों का क्या हो गया, ये इसका कलांतर का मान नियत होगा, और इसके अध्यारोपण से जो हम लोगों का फ्रिंज प्राप्त होता है वो हम लोगों का क्या प्राप्त होता है, चमकीला। और यही कारण है ये क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण। यानी जब भी रंग या रंगीन शब्द का इस्तेमाल किया जाए आप लोग याद रखिएगा प्रकाश का क्या हो जाएगा, व्यतिकरण। जनरली जैसे साबुन के बुलबुला का रंगीन दिखाई देना क्या है, आंसर हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण। पतले फिल्म का रंगीन दिखाई देना क्या हो जाएगा, व्यतिकरण। ऐसा सवाल का जवाब आएगा। फिर बोल रहा है कि बूस्टर का नियम क्या है। देखिए बूस्टर का नियम, बूस्टर चचा नहीं बोलेंगे, बूस्टर अंकल ने नियम क्या दिया, उन्होंने नियम दिया ये कि जैसे हम लोगों का हम लोगों का तल है, बोले ठीक है, अब यहाँ पर जब प्रकाश की किरण आता है तो टोटली हम लोग का परावर्तित नहीं हो जाता है, कुछ प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से ध्रुवित होकर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, और ये परावर्तित किरण अपवर्तित किरण के लंबवत होता है। और यहाँ पर जो हम लोग डॉट 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 लगाते हैं तो यही हम लोग का क्या होता है, बूस्टर कोण होता है। और ये बूस्टर कोण के बारे में जो बूस्टर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किसके बराबर होता है, म्यू tan IP के बराबर होता है। मेन यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव निकलता है। पहला ऑब्जेक्टिव कि भैया इसका अपवर्तन कोण कितना बराबर होगा, अपवर्तनांक, तो म्यू बराबर tan IP के, जहां IP क्या है, ध्रुवन कोण है। इसी को घुमा के बोल देगा तो IP बराबर tan इनवर्स उधर चला जाएगा तो म्यू हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि उससे भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्या करता है कि ध्रुवन कोण दे देगा, जैसे बोल देगा 60 डिग्री और म्यू का मान क्या होगा, तो 60 डिग्री रहेंगे तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। इस टाइप का भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए आप लोग ये सीखे कि बूस्टर का नियम हम लोग का म्यू बराबर tan IP, उसको घुमाकर IP बराबर tan इनवर्स म्यू कर सकता है, और IP प्लस R बराबर किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। समझे। फिर बोल रहा है कि जिस घटना से प्रकाश तरंगों के प्रकृति निर्बाधित रूप से अनुप्रस्थ। देखिए अनुप्रस्थ मतलब क्या होता है, यदि आप लोग पानी के अंदर ईंटें डालेंगे तो उसमें दो प्रकार की गति संपन्न होती है। जब ईंट जब नीचे जाएगा ना तो ऐसे ऐसे करके जाएगा, यानी जिधर गति कर रहा है उधर कण का कंपन हो रहा है। लेकिन कभी लहर देखिएगा, लहर ऊपर नीचे होता है, तो तरंग ऐसे गति कर रहा है लेकिन पानी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पानी ऊपर कभी, तरंग ऐसे गति कर रहा है लेकिन पानी ऊपर नीचे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें कण का कंपन जो है ना वो तरंग संचरण का क्या हो रहा है, लंबवत हो रहा है। लेकिन यदि हम लोग ईंट को पानी में मारे तो हम लोग ऊपर नीचे, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुदैर्घ्य। ये हम लोग का अनुदैर्घ्य है, लेकिन वो जो सतह पर जो तरंग उत्पन्न हो रहा है वो हम लोग का अनुप्रस्थ है। तो वास्तव में जो अनुप्रस्थ प्रकृति मतलब क्या, इस प्रकार का प्रकृति, और वो किसके द्वारा साबित होता है, ध्रुवन के। बोले क्यों, क्योंकि ध्रुवन की क्रिया में जब हम लोग विशेष प्रकार का युक्ति जैसे फ्लोराइड होकर गुजारते हैं ना तो इसका कण का कंपन एक दिशा में सीमित हो जाता है। इसलिए हम लोग का आंसर मेरे दोस्त क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवन। बोले कि जीवाश्म आयु का पता किसके द्वारा किया जाता है। जैसे हम लोग पुराने समय बोले कि डायनासोर्स कितना वर्ष पहले पाया जाता था, कैसे पता किए, उसकी हड्डी से, उसके अवशेष से हमने पता किया कि वो कितना साल था। बोले कि अवशेष में क्या छुपा होता है, तो कार्बन डेटिंग। जितना भी जीवित चीज होता है ना उसमें कार्बन की मात्रा होता है, उस कार्बन के द्वारा उसके आयु का पता लगाया जाता है। इसी का नाम क्या है, कार्बन डेटिंग। यानी कार्बन डेटिंग के माध्यम से वही जो है जीवाश्म बना, ठीक है ना। यानी कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम लोग पुराने जीव जंतुओं के बारे में पता लगाते हैं कि उसका कितना उम्र है। पुराने क्या लग रहा है कि जिंदा थोड़ी ना है, उसका अवशेष जो बचा उसके द्वारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं।
इसमें बोल रहा है क्रिचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित। हालांकि ये चैप्टर नंबर 3 का सवाल है और आप जानते हैं क्रिचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है या वोल्टता नियम होता है या लूप नियम, तीनों नाम एक ही चीज का है। और एक क्रिचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि किसी बंद लूप में सभी विभवांतर का जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य के बराबर होता है। यही हम लोग का क्रिचॉफ का द्वितीय नियम है और ये किसके संरक्षण पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। और क्रिचॉफ का बंद प्रथम नियम बोलेंगे तो किसी बंद लूप में सभी विभवांतर सभी विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये क्रिचॉफ का प्रथम नियम है। और ये किसके संरक्षण पर आधारित होता है, कॉमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्योंकि ये पीछे बताया गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोल रहे हैं कि नीले रंग के प्रकाश की ऊर्जा E1 है तथा पीले रंग के लिए देखिए एक नीला है और यहाँ पर मिस्टेक हुआ है तो हम आपको बता दें कि एक नीला है और एक हम लोग का पीला है। ठीक है, एक नीला है और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो क्या हम लोग का पीला। चलिए कोई बात नहीं, छोटे छोटे गलतियों को हम लोग इग्नोर करेंगे और आगे देखते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे इस प्रकार से VIBGYOR बेंजाना फिनाला ऐसे करके आप लोग हिंदी मीडियम पढ़े होंगे। तो कुल मिला के बात की आप लोग यदि किसी वर्ग में ऊपर, देखिए वर्ग का बात नहीं है, हम लोग ये जो ट्रिक में हम लोग यदि ऊपर जाते हैं ना, ऊपर जाते हैं तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। और आप लोग पढ़े हैं सूत्र E बराबर hc बटा लैम्डा, जिसका भी तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका ऊर्जा ज्यादा होगा। तो बताइए किसका तरंगदैर्घ्य कम है, ब्लू रंग का तरंगदैर्घ्य कम है या फिर पीला रंग का? सर ब्लू रंग का, क्योंकि नीचे है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य कम है उसका ऊर्जा ज्यादा है। और बताइए ब्लू रंग के लिए क्या रंग दिखाया गया है, E1, और E1 का ऊर्जा ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, E2 से। समझे? यानी यहां पर आपको ये पता चला मेरे दोस्त मेरे भाई कि इसमें आप लोग का नीला रंग का जो है ना, नीला रंग का हम लोग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए उसका ऊर्जा ज्यादा होता है। विद कंपैरिजन किसके तुलना में, पीला रंग है, क्योंकि पीला रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा, तो तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा तो उसका ऊर्जा कम होगा। यही तो कंसेप्ट है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है तरंग कलांतर फाई है और उसके बीच क्या संबंध होता है। ऐसे वैज्ञानिकों का अनुमान था कि जो कलांतर मतलब होता है कला का अंतर, और एक होता है पथांतर मतलब होता है पथ का अंतर। कला मतलब कोण और पथांतर मतलब उसका रास्ता। तो कलांतर को हम लोग किससे दिखाते हैं, तो फाई से दिखाते हैं, और हम लोग पथांतर को किससे दिखाते हैं, डेल्टा x से। आप बताइए कि कला का अंतर यानी कोण कितना कंप्लीटली होता है, तो हम लोग का 360 डिग्री, उसको रेडियन बोले तो 2 पाई। पथांतर पथ कितना होता है कंप्लीट, तो लैम्डा, वही हम लोग का पथ है। ये बराबर होता है अनुपात। और इसमें किसके बारे में पूछा गया है, डेल्टा x के बारे में पूछा गया, यानी इसका मान पूछा गया। तो भागा में लैम्डा उधर जाएगा तो गुना में, यानी फॉर्मूला हो जाएगा क्या, डेल x बराबर 5/2 पाई गुना क्या हो जाएगा, लैम्डा। अब आप लोग ढूंढ के बताइए 5/2 पाई इंटू लैम्डा, आगे पीछे किया, लैम्डा को इधर 5 को इधर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। फिर बोल रहा है उन दो तरंगों के व्यतिकरण द्वारा उत्पन्न अधिकतर परिणामी आयाम का मान क्या होगा। मेरे भाई आपको हम एक बात बताएं कि ऐसे तो परिणामी आयाम का फॉर्मूला होता है √A1 स्क्वायर जोड़ A2 स्क्वायर जोड़ 2A1 A2 cos फाई कलांतर होता है। लेकिन मेरे भाई ये साइन है और ये कॉस है, कलांतर तब निकाला जाएगा, ये फाई का वैल्यू तब लिखा जाएगा जब हम लोगों का यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी साइन होना चाहिए, यदि यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर कॉस होना चाहिए, तो हम लोग कलांतर निकालते हैं। तो आप लोग जानते हैं मेरे भाई कि y1 बराबर यदि हमको निकालना है तो यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है। तो आप यदि कलांतर का मान तभी निकालते हैं जब दोनों एक ही टर्म में हो। यदि अलग अलग टर्म में है तो भैया हमारा निकलने वाला नहीं है। तो आप लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग चिन्ह को बदल देते हैं। चिन्ह को बदलने का विकल्प क्या होगा कि आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर इसको साइन में बदल दीजिए, 3 हो गया साइन 90 माइनस थीटा ओमेगा टी, तो ये हम लोग का कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, यहाँ पर हो गया साइन ओमेगा टी। अब बताइए इसमें कोण का अंतर कितना है, इसमें ओमेगा टी है तो इसमें ओमेगा टी है, एक्स्ट्रा में फालतू क्या बचा है, π/2, यानी यहाँ पर कला का अंतर कितना हो जाएगा, π/2। और जब π/2 रखेंगे तो यहाँ पर π/2 मींस क्या होता है 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, ये वैल्यू टोटल 0 हो जाएगा, यानी √A1 स्क्वायर जोड़ A2 स्क्वायर, A1 का स्क्वायर जोड़ A2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 9 25 वर्गमूल कितना हो गया 5। लेकिन यदि यहां पर भी साइन होता और यहां पर भी साइन होता और यहां पर ओमेगा टी यहाँ पर ओमेगा टी, तो दोनों सेम होता, तो घटाते तो हम लोग का कितना हो जाता 0। और ऐसा स्थिति में ये फॉर्मूला अप्लाई करते तो A1 स्क्वायर जोड़ A2 स्क्वायर जोड़ 2A1 A2 और cos 0 का मान 1 होता। तो मेरे भाई अब होता क्या कि ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता, तो हम लोग A1 प्लस A2, यानी यदि यहाँ पर दोनों साइन और कॉस हो
अलग अलग हो तो हम लोग रूट ओवर A1 स्क्वायर जोड़ A2 स्क्वायर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर वर्गमूल में करेंगे। लेकिन यदि दोनों जगह सेम हो, यानी यहां पर भी साइन और यहां पर भी साइन, दोनों जगह सेम हो, तो हम लोग करना कुछ नहीं है, बस आगे वाले को जोड़ देना है, 4 और 3 7। लेकिन सेम है तो नहीं ना, सेम होता तो करते, बोले ओके। यानी सेम नहीं है तो हम लोग का आंसर क्या हो गया 5, और यदि यहां पर दोनों जगह सेम होता तो हम लोग का क्या आंसर हो जाता 4 और 3 7। यही छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव है, सीखते चलिएगा। निम्नलिखित में कौन कथन सही है? देखिए तरंगाग्र किसको बोलते हैं, बोल रहा है कि वेव फ्रंट। तरंगाग्र क्या है? तो तरंगाग्र उसी को बोलते हैं जो समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का लोकस है, एक झुंड है, एक समूह है। बोले ठीक है, ये बात सही बोल रहा है कि तरंगाग्र उसी को बोलते हैं। और तरंगदैर्घ्य क्या है? तो लगातार। सही बात है कि यदि हम लोग इस प्रकार से तरंग कंपन करता है तो लगातार श्रृंग या गर्त के बीच का दूरी, यानी लगातार कणों के बीच का जो दूरी होता है उसी को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ये भी बात सही बोल रहा है। दो स्रोतों का कोहेरेंट होना, कोहेरेंट मतलब क्या, कला संबद्ध होने के लिए उसका आवृत्ति का मान समान होना चाहिए, ये भी सही बोल रहा है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, इनमें से सभी। बोल रहा है कि यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई एवं पर्दों में एवं छिद्रों के बीच की चौड़ाई, यानी दोनों। देखिए आप लोगों को वास्तव में ये फॉर्मूला होता है यंग, देखिए फ्रिंज की चौड़ाई लैम्डा डी बटा में क्या होता है, डी होता है। बोले ओके, तो इतना होता है तो बात तो सिंपल है। अब मेरे भाई आपको ये बताएं कि यहां पर छिद्रों के बीच की दूरी मतलब क्या, डी। पर्दे एवं छिद्रों के बीच की दूरी मतलब क्या, बड़ा वाला डी। दोनों का मान दुगुना करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए जब नया वाला निकालेंगे बीटा डैश, जब नया वाला निकालेंगे बीटा डैश, तो लैम्डा का लैम्डा हो गया और इसका मान क्या हो गया दोगुना, और इसका भी मान क्या हो गया दोगुना। दोगुना से दोगुना क्या हो गया खत्म। यानी आप देखिएगा तो पहले वाला ही फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब है कि नया वाला जो फ्रिंज की चौड़ाई हो पहले वाले के बराबर हो, तो इसका मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस पहचान करने के लिए यही पहचान करना पड़ेगा कि कौन हम लोग का फ्रिंज का चौड़ाई है कौन अलग है। बोले समझे? यानी ये क्या है मेरे दोस्त, ये मेरे भाई, ये क्या है बड़ा वाला डी, बताइए। बड़ा वाला जो डी है ना मेरे भाई, ये बड़ा वाला डी वो हम लोगों को बताता है क्या, तो बताता है छिद्र और पर्दों के बीच का दूरी। और जबकि छोटा वाला डी क्या है, ये दोनों छिद्रों के बीच का दूरी बताता है। बोले ओके। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो लॉर्ड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्रांड, देखिए इस ये इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लॉर्ड मिरर एक्सपेरिमेंट, ये तो कोई बात नहीं, हिंदी चल सकता है, लेकिन सेंट्रल ब्राइट मतलब क्या होता है, केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाता है, गैप हो जाता है। यानी जो बीच में का जो फ्रिंज का चौड़ाई होता है वो क्या हो जाता है, गैप हो जाता है। ये सही बात बोल रहा है, यानी पहला ही आंसर क्या हम लोग का सही है। फिर बोल रहा है विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर। हम आपको बताया संपोषी व्यतिकरण के लिए यदि पथांतर बोलेगा संपोषी व्यतिकरण के लिए तो हो जाएगा n लैम्डा, और यदि विनाशी व्यतिकरण के लिए बोले तो कोई किताब 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2 लिखता है, और तो और कोई किताब 2n - 1 इंटू लैम्डा बाई 2 लिखता है। दोनों सही है, बस केवल इसमें n का मान 0 से स्टार्ट होगा और इसमें n का मान कितना से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और यदि बात कर ले इसमें आप लोग कलांतर के लिए यदि बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2n + 1 इंटू 5, 2n + 1 इंटू 5, और इसमें हो जाएगा 2n + 1 इंटू 5/2। इस प्रकार से इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश के गतिकरण द्वारा होता है। प्रकाश का गतिकरण नहीं, यहां पर मिस्टेक हुआ है, प्रकाश का व्यतिकरण। और किसका होता है, तीव्रता। जो तीव्रता होता है ना, तीव्रता मतलब क्या होता है, प्रति सेकंड आने वाले फोटोनों की संख्या। तो जब हम लोग लाइट को ऑन करते हैं तो जो जहां पर से टर्च जलना स्टार्ट हुआ वहां पर फोटोन ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ना तो वही तीव्रता का वितरण होता है। यानी यहाँ पर तीव्रता कम है, ज्यादा है तो दूर जाने पर कम हो गया, यानी तीव्रता का पुनः वितरण होता है। फिर अगला सवाल है कि फ्रिंज की चौड़ाई का क्या फॉर्मूला होता है, तो लैम्डा डी बटा में क्या हो जाएगा, डी। हमने पीछे इस पर क्वेश्चन भी कराया है। बोल रहा है कि लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है, तो लेजर क्रिया के लिए हम लोग का संख्या परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है, याद रखना पड़ेगा। बोल रहा है कि द्वितीय तरंगिकाओं के बारे में अवधारणा किसने दी है, तो ये हाइगेंस हैं। ये हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जो तरंगाग्र है, तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से जो द्वितीय जो तरंगिकाएं निकलती है उसको द्वितीय तरंगिका कहा जाता है। ये तरंगाग्र के लंबवत होता है और उसी चाल से चलता है जिस चाल से तरंग की गति होता है, और इसी को हाइगेंस का द्वितीय तरंगिका भी कहा जाता है।
प्रकाश के व्यतिकरण की घटना क्यों होता है? कोहेरेंट यानी कला संबद्ध होने के कारण। और कला संबद्ध उसी को बोलते हैं जिसमें कलांतर का मान क्या होगा? नियत होगा। और कलांतर का मान नियत होगा, इसका मतलब आवृत्ति का मान क्या होगा? समान होगा। आवृत्ति का मान क्या होगा? समान होगा। ये भी याद रखिएगा। फिर बोल रहा है फ्रिंज की चौड़ाई का व्यतिकरण में क्या होता है? तो फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है उसमें व्यतिकरण, फ्रिंज की चौड़ाई में व्यतिकरण में क्या होता है? तो समान होता है। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई, विवर्तन क्या बोल रहा है? विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के चौड़ाई के समान नहीं होता है। समान नहीं होता है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें जो होता है ना, इसमें एक एकांतर क्रम से बनता है, यानी हम लोग का उजला काला उजला काला, लेकिन इसमें कोई नहीं, इसमें असमान रूप से बढ़ता है, इसलिए बराबर नहीं होता है। भले ऑप्शन कुछ भी दिया हो लेकिन आंसर क्या होगा? बराबर नहीं होता है। फिर बोल रहे दो कला संबद्ध स्रोत होने के लिए फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होना चाहिए? तो फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए क्या होना चाहिए? तो आप लोग जानते हैं बीटा बराबर लैम्डा डी बटा में क्या हो गया? डी। यानी जो फ्रिंज की चौड़ाई किसके समानुपाती होगा? तो तरंगदैर्घ्य के और छिद्र और पर्दा के बीच की दूरी के। तो तरंगदैर्घ्य के बारे में बोल रहा है, तो तरंगदैर्घ्य क्या हो गया? समानुपाती। फिर बोल रहे हैं एक वर्णिक प्रकाश के दो स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहते हैं जब, कब? जब उनकी कलाएं क्या हो? समान हो। और एक और कला की जगह पर बोल सकते हैं आवृत्ति। फिर हमने बोला था जब भी रंगीन शब्द क्या आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का क्या हो जाएगा? व्यतिकरण। आंसर नंबर सी। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? तो जो भी हम लोगों का तरंग अनुप्रस्थ नहीं हो उसको हम लोग ध्रुवित नहीं कर सकते हैं। और आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होता है, इसमें जो कण का कंपन होता है तरंग संचरण के दिशा में होता है। फिर नेक्स्ट सवाल आपसे बोल रहा है कि समान आयाम एवं समान तरंग दैर्घ्य के दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित होती है, तो परिणामी तरंग का आयाम महत्तम कब होगा? जब उसका, देखिए तो आयाम का फॉर्मूला आप लोग दोस्त क्या पढ़े हैं? आर बराबर रूट ओवर a1 स्क्वायर जोड़ a2 स्क्वायर जोड़ 2a1 a2 कॉस फाइव। तो आपसे बोल रहा है कि कब अधिकतम होगा? तो जब cos फाइव का मान अधिकतम होगा। और cos फाइव का मान कितना कोण पर अधिकतम होता है? तो फाइव का मान यदि 0 होगा ना तो ही हमारा अधिकतम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। फिर बोल रहा है ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के क्या होता है? तो लंबवत होता है, इसलिए हम लोग का कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।